लॉस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, लॉसेस बताए गए थे। स्ट्रेसेस मैग्नेटिक हमिंग लॉस हो गया तो हाँ हो गया था। जी सर। ठीक है, चलिए यूजेज ऑफ ट्रांसफार्मर। अभी आप लोग का उधर सही नहीं हुआ तो उधर वाला क्लास सही नहीं हुआ, इधर दिखाया करिए। हो गया लेकिन रेगुलर काम हो रहा होगा तभी ना। क्या लिखा आपने? यूजेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर। यूजेज ऑफ ट्रांसफार्मर। आप लोग किसी को बोर्ड का एग्जाम भी तो नहीं देना है? आपको देना है? यूनिवर्सिटी वाले तो खाली हो गए होंगे, लेकिन वो गए छुट्टी बना ले 1-2 महीना, बहुत पढ़ लिए हैं। बनना है बेटा समाज में, तो बनना सब चाहते हैं कि हम क्या डॉक्टर ही बन जाए, बट उसके लिए करने के लिए 1 महीना 2 महीना आधा महीना पढ़ने से थोड़ी होता है। बहुत रेगुलर आपको मेहनत करनी पड़ती है। रेगुलर को तब चांस में ना कहीं सुनाई पड़ता है। ठीक है, दूर दूर डर लगा रहता है, रेगुलर नहीं लोग फ्री में चाहते हो जाए हैं, हो भी जाते हैं सर। नहीं ऐसा कोई एग्जाम्पल भी बता दो, एनीवन कोई एग्जाम्पल आप बता दो जो बिना पढ़े हुए हो। पढ़े हैं लेकिन कुछ पढ़ के नहीं होते लोग हैं, कम पढ़ के हो जाते हैं। नहीं कोई बता दो ना, दे आपके सामने प्रूफ कि बिना पढ़े हुए मेहनत किए हो गया। मेहनत करते हैं, बट कुछ लोग गधे की तरह मेहनत करते हैं। 20 घंटा पढ़े, कुछ लोग 2 घंटे में उतना बराबर। 2 घंटे किसी नहीं था, कम से कम 5 से 6 घंटा रेगुलर पढ़ना ही पढ़ना। कितने इंटेलिजेंट आपको रेगुलर अगर साल भर मेहनत से 5 से 6 घंटा घर पे मेहनत करें तब जाके आउटपुट मिलता है। हाँ, किसी को उसी के लिए 10 घंटा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, तो वो अलग अलग है। बट मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो बिना चाहिए नहीं होता किसी का भी, कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो। वो झूठे आपको कहता है कि 1 घंटा पढ़े थे, पढ़वे नहीं किया था, वहाँ सिलेक्शन हो गया। नथिंग, आपके पास आपने प्रूफ करेगा कि बिना पढ़े कैसे हो गया। बिना पढ़े किसी ने। हाँ मतलब बहुत लोग पढ़ते हैं, मेहनत बहुत लोग करते हैं। ये हो सकता है कि बहुत लोगों का प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाता है। जैसे आपके इक्वल लेवल का जितना आपका नॉलेज है उतना लेवल दूसरा वाला, ठीक है, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो गया उसका ना हो पाए, या उसका हो गया आपका नहीं हो पाए। वो कंडीशन उस 3 घंटे के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। उस 3 घंटे में आपने कितना बेहतर परफॉर्म किया, लेकिन उसमें परफॉर्म वही कर पाता है जो साल भर खड़ा रहता है। ऐसा नहीं कि आप जाके वहाँ पे साल भर जीरो कुछ नहीं जानते हैं, वहाँ जाके कुछ आपके पास कुछ ज्ञान आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। पढ़ना सबको पड़ता है, ठीक है। तो मेहनत से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़ेंगे, सफलता जरूर मिलती है। टाइम लग सकता है थोड़ा आगे पीछे, किसी को जल्दी हो जाता है, किसी को टाइम देना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन है बेटा, इतने सारे पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे, वो भी पढ़ते हैं, ठीक, तो टाइम देना पड़ता है, ठीक है। वो चीज़ें बट जो लगा रहता है उसका हो जाता है मेहनत से। चलिए देखिए, पॉइंट कुछ नहीं है बेटा, पॉइंट की बेस पे थोड़ा सा ट्रांसफार्मर का डिस्कस हो गया था, उसकी एफिशिएंसी वगैरह हो गई थी, लॉसेज भी हो गए थे। यूजेज में 1-2 पॉइंट लिख लीजिए। देखिए, ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पजेस। मोस्टली जो ऐसी हमारे सप्लाई जहाँ भी होते हैं बेटा, वहाँ पे ट्रांसफार्मर किसी ना किसी फार्म में यूज़ होता ही होता है, ठीक है। तो पहला फर्स्ट कर लिए, पहला इन वोल्टेज रेगुलेटर फॉर टीवी, वोल्टेज रेगुलेटर फॉर टीवी, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन वाला, हाँ टेलीविजन वाला, टीवी, रेफ्रिजरेटर, नहीं नाम बता रहे तो कैसे इसलिए देखने जैसे बात होती रहती है तो लोगों को आपके मित्र कोई पुराने होंगे कब के हैं दिमाग में नहीं आ रहा है, कोई तो है जानने वाले हैं, आवाज़ तो नहीं बन रही है, बट सर
फिजिक्स वालों की दिमाग इतना कमजोर थोड़ा तो पहचान लेते हैं। तो बेटा 10 साल बाद आप फोन करोगे सर फिजिक्स वाले ट्रिक लगा लेते हैं इसीलिए थोड़ा सा ये तो लग रहा है कोई है मतलब जानने वाले फोन करेंगे, मेरा नाम लेके बोलेगा भाई जो मुझे जानता है। अभी आप हाँ देखिए टीवी रेफ्रिजरेटर टीवी रेफ्रिजरेटर कंप्यूटर एयर कंडीशनर बीटीसी एसी एयर एसी लेकिन अल्टरनेटिव करंट मत समझ लेना, ठीक है। दूसरा सेकंड इन द इंडक्शन फर्नेस नहीं हेडिंग नहीं पॉइंट सेकंड एप्लीकेशन निकल दो। इन द इंडक्शन फर्नेस हो गया। तीसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर are used for welding purposes। जो वेल्डिंग मशीनें होती है बेटा ना, पहले वहाँ वोल्टेज को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तब फिर यूज किया जाता है फॉर वेल्डिंग पर्पजेस। ओके सजीव जो राड रहता है वो दूसरा वाला राड रहता है। हाँ वो अलग होता है। आगे इन द ट्रांसमिशन ऑफ AC over long distances क्योंकि सर जो बिल्डिंग करने वाले आते हैं वो अलग से ट्रांसफार्मर लेके आते हैं इसीलिए ट्रांसफार्मर देखो उनका अपना सिस्टम लगाया था, तभी वो फिर ऑपरेट होता है। जी सर। ऐसे नहीं सीधे प्लग लगाओ और सीधे लगा दो वोल्ट लगा के। वो अपना ट्रांसफार्मर लेके आते हैं। हाँ, तो लिखिए अगला वजन रहता है। अगला पॉइंट अच्छा स्टेप डाउन एंड स्टेप अप ट्रांसफार्मर आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेप डाउन एंड स्टेप अप ट्रांसफार्मर आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हो गया बेटा, अगर पावर आपको लॉन्ग डिस्टेंस तक सप्लाई देनी है तो पहले हम उसको क्या करते हैं, वोल्टेज को मैग्नीफाई किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे बाय अप्लाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और जब हमें यूज़ करना होता है तो जिस वोल्टेज पे आपको रिक्वायरमेंट होता है, जो अप्लायंसेस हमने लगा रखे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट लगा रखे हैं, तो जिस वोल्टेज को वो उसका रेट क्या वोल्टेज है उस वोल्टेज को हम लोग क्या करते हैं फिर मिनिमाइज करते हैं। जैसे घर में तो फिलहाल मोस्टली हमारे इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं 220 पे ऑपरेटिंग होते हैं। जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है घर में जो लगा होता है आपका, चाहे टीवी हो, चाहे मोटर हो, चाहे लाइट बल्ब या जो भी चीज़ें फैन वगैरह जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो किस पे होती है, 220 वोल्ट ऑपरेटिंग होती है। लेकिन घर में आपकी मोबाइल होती है क्या 220 वोल्ट ऑपरेटिंग है? 2 वोल्ट 1 वोल्ट। तो वो कैसे है, लो वोल्टेज पे, इसीलिए जो आपका क्या चार्जर उसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी लगाया जाता है। उसमें दिखा है 2 वोल्ट। हाँ, तो उस केस में जो होता है फिर रिक्वायर्ड वोल्टेज 3 से लेके 5.5 वोल्टेज तक अलग अलग कंपनियों की क्या चार्जिंग वोल्टेज होती है। तो उस केस में अलग अलग कंपनियों में जो वोल्टेज, इसीलिए कहा जाता है कि पड़ोसी के चार्जर से बहुत अपने अगर उस कंपनी का नहीं है, आपका मोबाइल तो नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत क्या वोल्टेज अलग अलग कंपनियों का फ्लक्चुएटेड होता है। जो चार्जिंग वोल्टेज आप लेते हैं, किसी का 4 है, किसी का 3.5 है, किसी का 4.5 है। अब पता है आपका 3 वोल्ट में क्या चार्जिंग उसकी है इनपुट, और आप उसको यूज़ कर रहे हैं 5 वोल्ट पे, तो रियल सी बात है आपकी जो क्या होगी सिस्टम, यानी कि जो आपका क्या बैटरी वगैरह होगा उसकी लाइफ घट जाती है, ठीक है, जल्दी ख़राब हो जाएगी। अगर आपकी जो रियल उसकी है उससे आप करेंगे तो फिलहाल क्या रहता है, लॉन्ग टाइम तक उसकी ड्यूरेबिलिटी बनी रहती है, ठीक। ये कंडीशन आपका हो गया, यूजेज आपका हो गया ट्रांसफार्मर। क्या लिखा बेटा लास्ट में, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। अगला ऑडियो फ्रीक्वेंसी, ऑडियो AUDIO ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर्स आर यूज्ड in radiography, television, radio,
टेलीफोन्स ETC हो गया। अभी भी सर ये टेलीफोन का यूज होता होगा कहीं? हाँ अभी भी होता है यार, जितने ऑफिस है सब में बेसिक फ़ोन ही प्राइमरी यूज होते हैं जो पुरानी ऑफिस है। तो उनमें सर BSNL का सिम लगा रहता है। अब वो BSNL का है किसका है, तो किसी आप फिलहाल जो आपका लैंडलाइन वाला है वो तो फिलहाल BSNL का ही जो वो है। बाकी तो ऐसे तो आपके जो है अब नॉर्मली पोर्टेबल भी आने लगा है, पोर्टेबल में तो कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक। लेकिन लैंडलाइन वाले जितने हैं वो सब BSNL वाले ही हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ जो अधिकारी के ऑफिशियल जो अभी नंबर हैं वो कौन वाले हैं, BSNL के ही। नेटवर्क पकड़ता है? क्यों नहीं पकड़ता है, अब पकड़ता है, अब नहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिखिए अगला। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर्स आर आल्सो यूज्ड इन इम्पीडेंस मैचिंग। ट्रांसफार्मर्स आर आल्सो यूज्ड इन इम्पीडेंस मैचिंग। आल्सो यूज इन इम्पीडेंस मैचिंग बेटा, मतलब क्या होता है? इम्पीडेंस जो आपकी होती है, ठीक है, डिफरेंट क्या स्टूडेंट का या सर्किट्स का उसको मैच करने के लिए। हो गया। इसमें एक आपको और पढ़ना था बेटा, डायनेमो, जिसे हम लोग जनरेटर कह लेते हैं, AC जनरेटर, ठीक है। आपके यहाँ जो है अभी आपका AC जनरेटर, आपका तो जनरेटर AC जनरेटर क्या होता है, हम लोग इसमें मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट, उसी को हम लोग कह लेते हैं क्या, डायनेमो या AC जनरेटर। अब AC DC दो टाइप की होती है, क्योंकि हम लोग का जो एप्लीकेशन है वो AC का है। पहले AC DC दोनों पढ़ते थे बेटा, अभी हम लोग AC जनरेटर पढ़ते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं आता है, बट क्योंकि सिलेबस में है तो आप देख लीजिए, तो उससे कह लेते हैं हम लोग AC जनरेटर, ठीक। तो आउटपुट जो हमें मिलता है वो हम लोग किस फॉर्म में लेते हैं, AC। और जब DC जनरेटर का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आउटपुट हमारा DC के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूज़ करेंगे हम लोग किसका, AC जनरेटर का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, AC जनरेटर का आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कैसे होता है देखेंगे। जो आज यूज होता है AC वाला ही यूज होता है बेटा, AC जनरेटर और डायनेमो। AC जनरेटर तो लिखिएगा AC जनरेटर। इसे भी वही गिरता नाचता रहता है। इसी को हम लोग डायनेमो में क्या था, DYANMO, ठीक है। डैम पर भी डायनेमो लगता है, डैम पर जो भी है, जहाँ पे भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो लो क्या लेवल से लेके हाई लेवल तक, कहीं पे भी जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो रहा है वो हर जगह हमारा सिस्टम क्या होता है, डायनेमो का ही होता है, ठीक। अब जैसे हमें जितना लार्ज अमाउंट में अगर आपको क्या हाई वोल्टेज आपको आउटपुट लेना है, हाई पावर लेना है, तो हम लोग उसका क्या होता है, साइज उसकी जो क्या कैपेबिलिटी होती है वो हाई रखी जाती है। और अगर हमारा क्या होता है, लो चाहिए रिक्वायरमेंट होता है तो लो लेते हैं। जैसे घरों में मान लीजिए आप प्रोग्राम करवाते हैं, छोटा आपका कंजप्शन है तो हम छोटे जनरेटर ले आते हैं, बड़ी सप्लाई का कंजप्शन है, बड़े पावर की रिक्वायरमेंट है, लार्ज पावर की रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं, या तो मल्टीपल जनरेटर यूज़ कर लेते हैं या तो लार्ज साइज का लेते हैं। होता है ना, बड़े साइज के भी जनरेटर आते हैं, छोटे साइज के भी जनरेटर आते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसा आपको नीड होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको यूज़ करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जनरेटर का मेन पर्पज है मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल। और जहाँ भी बेटा हमारा कन्वर्जन हो रहा है इलेक्ट्रिकल में, वो हमेशा बाई इंडक्शन होता है, यानी हम फ्लक्स में चेंज करेंगे, इंड्यूस EMF डेवलप होगा, वहाँ से फिर आउटपुट हम करंट लेते हैं, वोल्टेज लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक आर्मेचर होता है बेटा, उसे स्टार मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं हम लोग, रोटेट करते हैं। और जो रोटेट करेंगे तो फ्लक्स में क्या होंगी, चेंजेज होंगी। फ्लक्स में चेंज होने की वजह से क्या होगा, आपका EMF इंड्यूस होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, इंड्यूस EMF, ठीक। तो वहाँ से आप इंड्यूस EMF ऑब्टेन करते हैं। आप देखते होंगे जनरेटर जो रोटेशन, क्या जनरेटर आगे खड़ा कर देने से आउटपुट मिलने लगता है, चलाना पड़ता है, तो हमें रोटेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं किसी भी पावर का आप ले आइए जनरेटर घर में लगा दीजिए, अपने से आउटपुट नहीं देगा जब तक उसका आर्मेचर रोटेट नहीं होगा, ठीक। तो उसकी आर्मेचर को रोटेट करने के लिए हमें क्या सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, मशीन की रिक्वायरमेंट होती है। जब तक आपका वो ऑपरेट होता रहेगा, चलता रहेगा, तब तक हमें आउटपुट वोल्टेज देगा, और जब चलना बंद हो जाता है तो आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी,
जीरो हो जाएगी, आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो बेटा तब तक ही हमारा जनरेटर आपका क्या होता है, आउटपुट देता है जब तक उसका आर्मेचर नाचता रहता है, घूमता है। मतलब जब तक उसके फ्लक्स में कंटिन्यूसली हम लोग चेंज करते रहते हैं। अगर फ्लक्स में चेंज होना बंद हो गया तो आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो सर जी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है ना इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंटू इलेक्ट्रिकल। यहाँ पर कहाँ वो आ गया, मैग्नेट कहाँ आ गया? अरे फील्ड में ही तो हम चाहते हैं ना, जो आर्मेचर होता है, जो आर्मेचर उसका रोटेट होता है वो क्या स्टार मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही रोटेट होता है। अरे जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा तो फ्लक्स में कैसे चेंज करोगे, फाइव टू ये होता है ना, तो फील्ड नहीं रहेगा तो फ्लक्स कहाँ से आएगा, फ्लक्स नहीं होगा तो ये क्या ये ना कहाँ से ये होगा। इससे फार्मूला मिल सकता है इसका क्या कि वो कितनी तेज नाच रहा है, मैकेनिकल हमको दिखता तो मैकेनिकल है, बस तो हम इसको इलेक्ट्रिकल पाते हैं। जितना तेजी से रोटेट करेंगे इसीलिए उतना ही आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिलता है ज़्यादा। अब घर पे ट्रांसफार्मर को लगाइए जनरेटर, अब उसके इसमें स्पीड स्लो कर दीजिए, देखिए आउटपुट क्या वोल्टेज क्या मिलता है, डिम मिलता है। और जितना आप उसकी स्पीड बढ़ाते जाते हैं उतना ही बढ़ता जाता है। डिक्सेस में कर देंगे तो इंस्ट्रूमेंट उड़ भी जाएंगे, ठीक। तो उस कंडीशन में जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो रेट ऑफ चेंज आप किसमें फ्लक्स पे डिपेंड करेगा, ठीक। जितनी तेज़ी से आपका क्या करेंगे आर्मेचर को उसको रोटेट करेंगे, फ्लक्स में चेंजेस उतनी ज़्यादा रेट से होंगे, फ्लक्स में चेंजेस का रेट जितना हाई होगा हमें आउटपुट उतना ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा या ईएमएफ जो मिलेगा उतना ही ज़्यादा मिलेगा। तो सर जी पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिकल एनर्जी में बदल के तभी नहीं, ऑलरेडी जो आर्मेचर होता है साइड से हमारे क्या होते हैं बाहर मैग्नेट्स टाइप के लगे होते हैं, ठीक। जिसको मैग्नेट से कहते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी हमारे क्या हो रही है, जनरेट कर रही है, ठीक। उसकी वजह से हमारा आर्मेचर रोटेट करता है तो फ्लक्स में चेंजेस होंगे, फ्लक्स में चेंज होगा तो आउटपुट ईएमएफ में। तो सर ये तेल की वजह से होता है, वो तेल बर्न होता है उसकी वजह से नाचता है। कहाँ वहाँ पे तेल बर्न हो रहा है, तेल तो तुम्हारे इंजन में बर्न हो रहा है ना, आर्मेचर में थोड़ी बर्न हो रहा है। अरे आप अपने लेके हैंडल नचाते रहो, बट इतना तेज नचा लो कि फ्लक्स में इतना हो कि आउटपुट मिल जाए। उस इंजन का केवल और केवल क्या रोल है, उस आर्मेचर को रोटेट करना है। तेल का क्या रोल है? तेल का रोल है क्या, वो फिर क्या जो हमारा केमिकल एनर्जी है पहले उसको मैकेनिकल में बदलेगा, मैकेनिकल एनर्जी फिर वहाँ से डायनेमो क्या करेगा उसको इलेक्ट्रिकल में बदलेगा। जनरेटर की बात है जी सर, जो हमारा इंजन में फ्यूल डालते हैं तो फ्यूल क्या करता है, बर्न होता है वो उसके कंबस्टन से क्या बना आपको मैकेनिकल एनर्जी हमारी प्रोड्यूस हो रही है। फिर उस मैकेनिकल एनर्जी से हम आर्मेचर को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। आर्मेचर रोटेट होता है, फ्लक्स में चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से आपको क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर जनरेट होती है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी है उसका यूज करते हैं तो कभी कभी जो फ्लक्स में चेंजेस हुए उसके ऊपर लोड पड़ने लगता है। हाँ, अगर आप हैवी लोड देंगे तो क्या करें, इंजन पे भी लोड पड़ेगा। जैसे होता है ना, अरे हम मैक्सिमम लोग गाँव से बिलोंग करते हो, देखिए इंजन सबके यहाँ होगा भाई, खेत सबके यहाँ है, खेती बाड़ी होती है, इंजन सबके यहाँ होगा। उसमें पावर ज़्यादा लगा दोगे, अप्लाई कर दोगे तो क्या करेगा, बैठने लगता है, होता है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे आप लोड ज़्यादा आप दे दिए, मान लिया आपका 1 kV का जनरेटर है और 5 kV का आप उस पर लोड अप्लाई कर दिया आपने, तो क्या करेगा वो, सब डाउन, ठीक। तो वही कंडीशन होता है। तो सर कि वो लोहा इतना बड़ा क्यों बनाते हैं, न जाना है अंदर मेन प्रक्रिया होती है ना, जहाँ मैग्नेट लगा होता है, तो इतना बड़ा बाहर व्हील जो बनाते हैं वो बड़ा व्हील मोमेंटम को मेंटेन करने के लिए होता है। व्हील जो होता है अगर विदाउट व्हील करिए ना तो सारा सिस्टम आपका रोटेट ही नहीं कर पाएगा। वही हमारे क्या करता है, एक जैसे होता है आप गाड़ी चला रहे हो, स्पीड में हो, अब थोड़ा ऊंचाई होता है तो भी क्या करता है, चढ़ जाता है। और अगर आप वहीं से स्टार्टअप करो तो चढ़ाने वाली मुश्किल होती है। सर की मेन प्रक्रिया अंदर होती है ना, अंदर मेन प्रक्रिया वहाँ से हुई, लेकिन वो उसको क्या किया, एक मोमेंटम अटेन कर लिया। जैसे अगर आप पहले से लोड दे दीजिए और स्टार्ट करते हैं तो क्या करेगा वो इंजन आपका, ठीक है, बैठने लगता है, जिसे हम कहते हैं गाँव में, ठीक। यानी कि उसकी क्या करता है, पावर उस पर प्रेशर क्या क्या चलाने के बाद इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले स्पीड मेंटेन कर लेते हैं, आउटपुट हमें वोल्टेज मेंटेन हो जाता है, तब हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है। तो उसका रीजन वही है, पहले से अगर आप रख देंगे, पता है गाड़ी पे 20 लोग बैठ लिए और ऊंचाई पे चढ़ना है, वहीं से स्टार्ट करके कैसे पिकअप पकड़ेगा, पिकअप बना इसीलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, एक मोमेंटम मेंटेन कर लेते हैं, तब फिर करते हैं, वही कंडीशन है। चलिए जनरेटर पर तो लिख चुके हैं, रेडी नहीं तो ओवर हीट हो जाएगा, गरम इंजन जो होगा वो मेल्ट कर जाएगा। बढ़िया लगा। चलिए तो लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब एक के साथ पढ़ा लेते हैं। चलिए जनरेटर लिखिएगा, AC जनरेटर लिखिए, लिखिए
An electrical machine which is used to electrical machine या device जो भी कर लो which is used to convert mechanical energy into electrical energy is known as generator. Is known as generator. उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जनरेटर कहते हैं। ठीक, आगे लिखेंगे प्रिंसिपल बेटा। किस प्रिंसिपल पे काम करता है? प्रिंसिपल लिखिएगा। किस पे वर्क करता है? किसी को आइडिया है? जनरेटर इज वर्क ऑन, किस पे काम करता है? जनरेटर की वर्किंग किस पे बेस्ड होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेटा। अभी हम लोगों ने इंडक्शन पढ़ा ना, तो म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड होता है। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो लिखिएगा पेज पर लिखिए, इट वर्क on the principle of electromagnetic induction. It works on the principle of electromagnetic induction. That is, when a coil is rotated in uniform magnetic field, an induced EMF is produced in it. Induced EMF is produced in it. अब देखो कैसे होता है इसका कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। इनके कंस्ट्रक्शन इसका होता है। दो यहाँ पे हैवी है, थ्री डायग्राम होता है, इस तरह से बनता है बेटा। ठीक, इन दोनों के बीच में ये हमारा एक नाथ को ले लेते हैं बेटा, और एक तो दो मैग्नेट होते हैं इस शेप का होता है। ठीक है, इसके बीच में हम लोग आर्मेचर लगा देते हैं। अभी आप इतना बना लिए, इसको बंद बनाए क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ा इरेज करके बनाना पड़ेगा। यहाँ दो ब्रशेज लगाए जाते हैं बेटा। क्या लगाते हैं हम लोग? ब्रशेज लगाते हैं, क्योंकि आर्मेचर तो रोटेट करेगा, तो पूरा सिस्टम तो हम रोटेट कर नहीं सकते हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पे दो ब्रशेज लगाए जाते हैं बेटा।
कितना दिखाइए, फिर आगे हम ले जाएंगे। स्लाइडिंग व्हील होते हैं R1 R2, और ये जो ब्रेशर है इसको थोड़ा सा लंबा ही बना लेते हैं। इसे ब्रश B1 और B2 कह देते हैं, B1 और B2 कह देते हैं, ठीक। स्लीपिंग रिंग्स होती हैं R1 R2, ऐसे रोटेट होता है, ठीक। और वहाँ से ब्रशेस टच में होती है। आपने ग्लैंडर वगैरह देखा है, ग्लैंडर जिससे होल वगैरह करते हैं, बड़े देखा है ना, देखो उसमें कार्बन रजिस्टर लगाया जाता है, ठीक। तो वो क्या करता है, वो सर्किट को कंप्लीट कराता है, क्योंकि उसमें हम तार लपेट के तो ऐसे नहीं कर सकते ना कि वो रोटेट करेंगे तो सप्लाई वहाँ देंगे, तो उसके आर्मेचर के साथ वो टच करता है तो सप्लाई जब वो घिस जाता है तो कहते हैं लोड नहीं ले रहा है, तो हमें दोबारा क्या करना पड़ता है, उसको चेंज करना पड़ता है। तो वही यहाँ पे ब्रशेस का काम करता है। इसी के थ्रू हम लोग क्या निकालते हैं, फिर आउटपुट आपको मिलता है। इसी के थ्रू जो लिया जाता है आउटपुट दिया जाता है बेटा, ठीक। इसमें से भी बहुत चूतिया किए थे, इसमें से भी बहुत गलती हम किए थे, ये पढ़ने में बहुत गलती किए थे। ये पूरा आर्मेचर जो नाते ये जो बुश है सभी वो एक तो स्थिर रहता है और फिर नाचता है, ये रोटेट होते हैं, स्लाइडिंग होती है। जी सर। और ये यहाँ पे ऊपर से टच किया रहता है, टच रहता है। ये रोटेट हो रहा है, ये ऐसे टच किया रहेगा, इसको इसे टच किया रहता है, जान रहे सकते इसको, लेकिन बहुत पहले समझ नहीं आ रहा था। अभी आया कि नहीं? अब आ गया, पहले में आ गया। जल्दी बनाओ बेटा, जल्दी बनाओ। मान लो आर्मेचर हमारा इधर से इसी के सभी रोटेशन से होता है। ये आर्मेचर नाचता है तो ये भी नाच, फ्लक्स में चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस क्या मिलेगा, ये में मिलेगा, वही हमारे आउटपुट के फॉर्म में ऑब्टेन होता है। ये हम लोग लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, जिसके थ्रू आउटपुट हमें ऑब्टेन होता है, ठीक। दिखा दीजिए। और ये आर्मेचर पूरा सिस्टम अपने एक्सिस पे क्या करता है, नाच रोटेट होता है, वही नाचता है। ये इसके करस्पॉन्डिंग क्या करेगा, रोटेट करता रहता है, ठीक है। बनाइए। बन गया? जी सर। लिखिएगा। पहला पार्ट इसको लिखो आर्मेचर। ये इसके 3 पार्ट होते हैं ना। आर्मेचर, आर्मेचर कह लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कह लेते हैं, स्लिप रिंग्स कह लेते हैं बेटा। क्या सर ये आर्मेचर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के लिए मैग्नेट आपने लगा रखा है, और आगे ये हो गया हमारे स्लिप रिंग्स हो गए, जिससे हमारा वाल देखिए आर्मेचर कॉइल हम लोगों ने लिया बेटा ABCD, ठीक। आर्मेचर कॉइल ABCD, आर्मेचर कॉइल ABCD कॉन्सिस्ट ऑफ, क्या सर, कॉन्सिस्ट ऑफ बना होता है, कॉन्सिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ, लाल घर से बाटल लिया है करो बेटा, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ओवर ए सॉफ्ट आयरन कोर, 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 मतलब ये सॉफ्ट आयरन कोर होता है, उस पर क्या होता है, लटका होता है। ये एक सिंगल हम दिखाते हैं, सिंगल एयर है। मल्टीपल क्या होती है, बाइंडिंग होती है। जनरेटर कभी खोलो तो देखो मल्टीपल बाइंडिंग होती है, ऐसा नहीं एक नहीं होता है, खाली तार लिया पूरा आउटपुट मिल जा रहा है, ठीक। जितने नंबर ऑफ क्या
टर्न्स ज़्यादा होंगे, उसकी साइज जितनी बड़ी होगी, फ्लक्स में चेंजेस पर सेकंड उतना ज़्यादा होगा, पर सेकंड जितना चेंज ज़्यादा होगा आउटपुट ईएमएफ उतना हमें ज़्यादा मिलेगा। ठीक, तो ये केस आपका होता है, उसके बेस पर हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखिए तो पहला हमने हमारा क्या आर्मेचर, दूसरा लिखिएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट, दो लाइन छोटे बेटा आगे लिख लो, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट। सर इसमें सॉफ्ट आयरन का ही क्यों दिया है? सॉफ्ट आयरन बेटा होता है जो जिसकी परमिलिटी हमारी क्या होती है, हाई होती है, तो इंडक्शन को बढ़ा देता है, सस्ता मिल जाता है, आसानी से अवेलेबल है। ठीक है, सब कुछ देखते हैं हम लोग, बहुत सारी चीज़ें ऐसे यूज़ करते हैं जो चीप एंड बेस्ट हो, तो मैग्नेटाइजेशन के लिए चीप और क्या है, बेस्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए हम हर जगह क्या लेते हैं, मैग्नेटाइजेशन डिमैग्नेटाइजेशन दोनों जल्दी हो जाता है। ठीक है, जब हमें ज़रूरत है मैग्नेटाइज हो गया, जब जरूरत नहीं है तो डीमैग्नेटाइज हो गया। तो सारे ओवरऑल उसके क्या और देखते हैं, जब उसकी क्या वर्किंग उसके बेस पे सुटेबल जो मिलता है वो सॉफ्ट आयरन है। ठीक है सर जी, ये प्लेटवा एक का होता है क्यों होता है? कौन सा? जो ABCD। अरे ये एक तो हम लोगों ने दिखाया है, हमने दिखाया था हम लार्ज नंबर ऑफ कॉइल्स, हाँ वही सर जी, हम नहीं जानते बहुत थे। सारे होते हैं, एक नहीं, एक तो हम दिखा के यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। ठीक है, बहुत जितनी ज़्यादा कॉइलिंग होगी उतनी ही ज़्यादा आपको आउटपुट उतने ज़्यादा हमको मिलेगा, उतना ज़्यादा पावरफुल आपका होगा जनरेटर। ठीक है, इसीलिए आप देखते होंगे आर्मेचर जो छोटे जनरेटर होते हैं 2 kV वगैरह बहुत छोटा सा होता है। ठीक है, आप 5 का लेते थोड़ा बड़ा होता है, 10 का लेते और बड़ा होता है, आप 200 kV के आते हैं, मतलब इतने बड़े बड़े होते हैं। ठीक, आर्मेचर ही तो वो जितना नंबर ऑफ टर्न्स उसमें बढ़ता जाएगा, फील्ड स्ट्रेस उसकी बढ़ती जाएगी, उतना ही क्या होगा, आर्मेचर की साइज बढ़ती जाएगी, उतना ही आपको आउटपुट पावर ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो वो आउटपुट पावर जब हमें बढ़ाना होता है, ठीक, तो हम उसके गाड़ी जितनी हमारी नीड होती है उससे गाड़ी हम उसमें नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह यूज़ करते हैं। जी सर। ठीक, तो लिखिएगा हम लोग जब सर जी पढ़ रहे थे 11 बार, लग रहा था कि हम लोग आइंस्टाइन के चाचा हैं। लग रहा था कि हम लोग आइंस्टाइन बन सकते हैं, न्यूटन बन सकते हैं। चलिए देखिए ये स्ट्रॉन्ग क्या लिखा है, लिखा है ये स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट आर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, आर एन परमानेंट मैग्नेट, आर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट whose poles मतलब नॉर्थ एंड साउथ, whose poles are सिलेंडर, हाँ whose poles are सिलेंडर, ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है बेटा, कैसे ऐसे रहता तभी तो बीच के उसको पकड़ेगा ना, इस टाइप का होता है, नाचता रहेगा, फ्लक्स चेंज होता रहेगा। तो क्या लिखा आपने, सिलेंड्रिकल इन शेप, act as a field magnet, वो काम करता है बेटा हमारा किसका, एज ए फील्ड मैग्नेट। ठीक, ठीक है, द आर्मेचर कॉयल रोटेट बिटवीन द, जल्दी करो बेटा, आर्मेचर कॉइल रोटेट बिटवीन द पोल्स पीसेज ऑफ द फील्ड मैग्नेट, बिटवीन द पोल पीसेज ऑफ द फील्ड मैग्नेट, पोल्ड पीसेज ऑफ द फील्ड मैग्नेट, पोल्ड पीसेज ऑफ द फील्ड मैग्नेट। आगे लिखेंगे द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइडेड बाय फील्ड मैग्नेट, provided by field magnet is perpendicular to the axis of rotation of the coil, perpendicular to the axis of rotation of the coil, मतलब इसके रोटेशन के क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये बार बार ऐसे रोटेट करेगा आर्मेचर इसका, और फील्ड आपकी जनरेट हो रही हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, कट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जितना क्या चेंजेस फास्ट होंगी उतना ही आपका ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो लार्ज होगा। ठीक है, आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, स्लिप रिंग्स। क्या सर? इसी पे R1 R2 बेटा हमारा स्लिप रिंग कह रहा था, जहाँ पे घुस जाके क्या करता है, उसकी अटैचमेंट घुस रगड़ता, मतलब उसको ब्रश टच करता है। ठीक, ये ब्रशर जो है ये दोनों इसी के क्या होता है, ऊपर से टच करते रहते हैं, ये रोटेट करता रहेगा, ऐसे टच करके सर्किट को कंप्लीट करते हैं। वही इधर उधर
कंटेक्ट वही बनाता है। हाँ हाँ, वही आउटपुट सर्किट से कॉन्टेक्ट बनाता है किसका, आर्मेचर का। ठीक है, लिखिए स्लिप रिंग्स बेटा, लिखिए टू एंड्स ऑफ द आर्मेचर, टू एंड्स ऑफ द आर्मेचर, टू एंड्स ऑफ द आर्मेचर कॉइल, जो एंडिंग है आर्मेचर कॉइल का, टू एंड्स ऑफ द आर्मेचर कॉइल आर connected to two brass slip rings, connected to two brass slip BRASS brass slip rings R1 and R2, two brass slip rings R1 and R2. These rings rotate, R1 and R2, these ring rotate, ये R1 और R2 को लिखा गया बेटा, these ring rotate along with the armature coil, along with the armature coil, along with the armature coil। अब इतना खाली आपको समझाने के लिए लिखाना पड़ रहा है बेटा, ठीक है, ये तो सीधा बस वर्किंग में वही हो जाएगा, ई इक्वल टू ND∅/dt, वही और फिर I इक्वल T/R करके हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक, बट अब चूँकि थोड़ा सा कुछ लोगों को एग्जाम भी देना है, वहाँ पे कभी कभी पूछ भी लेता है, पूछता है, जरूरी है तो बोर्ड में हम देखिए इसको इम्पोर्टेंट आगे देखिए ब्रशेस, ये जो हमारा ब्रशेस है देखिए ब्रशेस, लिखिए टू कार्बन ब्रशेस, टू कार्बन ब्रशेस B1 and B2, two carbon brushes B1 and B2 are pressed against the slip rings, are pressed against the slip rings, लिखिएगा। These brushes are fixed while slip rings are rotate along with the armature. Slip rings are rotate along with the armature, Next line से these brushes are connected to the load through which these brushes are connected to the load through which the output is obtained, connected to the load through which the output is obtained, load through which the output is obtained, through which load is obtained बेटा, through which output is obtained, through load which क्या connected to the load through which output is obtained। अरे यहाँ से देख लो यार, ये ब्रशेस जो होते हैं क्योंकि स्लिप रिंग से कनेक्टेड हैं, तो ये जो स्लिप रिंग क्या करेगा आपका, रोटेट होगा, इससे कनेक्ट होने की वजह से इसको हमने आउटपुट जहाँ से मिलता है कि लोड रेजिस्टेंस के थ्रू जोड़ देते हैं, तो इसके थ्रू हमें क्या मिलता है, आउटपुट ऑब्टेन होता है। ठीक है, आगे लिखेंगे वर्किंग, लिखना when the armature coil ABCD rotate in the ABCD rotate in the magnetic field, provided by strong field magnet, it cut the magnetic lines of force, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स तो क्या करता है, कट करता है। ठीक है,
due to which magnetic flux linked with the coil changes. Due to which magnetic flux linked with the coil changes. So yeah, hence induced EMF is set up in the coil. Induced EMF is set up in the coil. Induced EMF is set up in the coil. नेक्स्ट आंसर लिखेंगे द करंट. अभी जब इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ठीक है, लिखिएगा. सो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेट अप इन द कॉइल. सो current also flow through the coil. Current also flow through the coil whose direction is determined by Fleming right hand rule. Whose direction is determined by Fleming right hand rule. Fleming right hand rule. आगे लिखना. Fleming right hand rule. आगे लिखिए. The current flow out through the brush. The current flow out through the brush प्रेस B1 in one direction. B1 दो लिया ना, एक B1 है, दूसरा B2 है. Through the brush B1 in one direction. through the brush Through the brush B1 in one direction. Half of the revolution, मतलब आधे चक्कर एक डायरेक्शन में, half of the revolution. And through the brush B2 in the next half revolution brush B2 in the next half revolution in reverse direction. Revolution in reverse direction. This process is repeated again and again. Therefore, this process is repeated again and again. बार बार क्या होगा? रिपीटिशन होता है. Therefore, EMF produced is of alternating nature. again and again. Therefore, EMF produced is of alternating nature. थोड़ा सा समझ लीजिए तब फार्मूले करें. इज ऑफ क्या हो गया बेटा? अल्टरनेटिंग नेचर. ठीक. तो जो EMF प्रोड्यूस हमारा हो रहा, कैसा हो रहा वो? अल्टरनेटिंग नेचर. मतलब सुनो बेटा, आर्मेचर रोटेट होगा, आर्मेचर रोटेशन होगा. तो पहले हाफ साइकिल में हमारा ब्रश B1 आउटपुट देगा एक डायरेक्शन में. नेक्स्ट हाफ साइकिल में ब्रश B2 आउटपुट देगा दूसरे डायरेक्शन में. तो पहला हाफ साइकिल वन डायरेक्शन, दूसरा हाफ साइकिल अदर डायरेक्शन. तो एक पॉजिटिव हो गया तो दूसरा क्या हो गया? नेगेटिव हो गया. और ऐसी कंडीशन कहाँ पाई जाती है? AC में. तो इसलिए आउटपुट जो सिग्नल हमें मिलता है बेटा, वो क्या मिलता है? AC मिलता है. क्योंकि एक ब्रश B1 से हाफ साइकिल में एक डायरेक्शन में करंट आपको आउटपुट मिलेगा या EMF मिलेगा, और B2 से हमारा क्या होगा? दूसरे डायरेक्शन में मिलेगा. तो अगर हाफ पॉजिटिव दे दिया तो अगला हाफ क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव. इस तरह से अल्टरनेटली वैल्यू हमारी क्या हो रही है? डायरेक्शन उसका चेंज हो रहा है. इसीलिए इसे हम लोग क्या कह लेते हैं बेटा? अल्टरनेटिंग कह लेते हैं. क्या कहेंगे इसे? अल्टरनेटिंग कह लेते हैं, यानी AC सप्लाई कह लेते हैं. याद रहेगा? जनरेटर जो हो गया, इसीलिए इसे हम लोग क्या AC जनरेटर कह लेते हैं. जनरेटर क्या नाम देते हैं हम लोग? AC जनरेटर कह लेते हैं. हो जाएगा? क्लियर है इतना? चलिए, तो ये हो गया. आप कितना डेवलप होता है फार्मूला, कैसे यूज करें. हमें यूज जो है अपने यहाँ या तो थ्योरेटिकल पॉइंट बनता है, ठीक, या तो फिर
न्यूमेरिकल बनता है। न्यूमेरिकल ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो न्यूमेरिकल पे वही डायरेक्ट इक्वल टू d∅/dt फार्मूला हम यूज़ करके वहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो नीचे लिखिएगा, देखिए द इंड्यूस्ड ईएमएफ is given as the induced EMF is given as, हम लोगों ने रोटेशन पहले एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि कोई कॉइल अगर आर्मेचर रोटेट हो रहा है तो वहाँ पे जो फ्लक्स में चेंज होता है NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी आया था, याद है? वही फार्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे। E की वैल्यू होगी बेटा माइनस d∅/, कितना dt, ये होगा माइनस d/dt NBA ओमेगा साइन ओमेगा इंटू टी, NBA ओमेगा साइन ओमेगा इंटू क्या हो गया टी। तो नोट करिएगा, एक मिनट फाइव लिखते थे, पहले ऐसे कर लो, ऐसे करिए। हम चूंकि डिवाइड dt कर रहे हैं ना, तो NBA ओमेगा ओमेगा टी होता था और इसको डिफरेंशिएट करते थे तो क्या आ जाता था, ओमेगा पहले आ जाता था। तो वैल्यू होगी इक्वल टू NB माइनस होता था साइन, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आगे NBA ओमेगा साइन ओमेगा इंटू टी। और NBA की जो वैल्यू होती थी ये क्या हमने E नॉट लेते थे, ठीक। NBA में वैल्यू क्या होती थी, T की वैल्यू लेते थे E नॉट, पीछे दिखाया गया इक्वल टू E नॉट इक्वल टू हो जाएगा E नॉट E नॉट साइन ओमेगा इंटू टी। इक्वल टू क्या हो गया, E नॉट साइन ओमेगा इंटू टी के बराबर हो जाता है, ठीक है। दिखा लीजिए, ठीक है ना, वेयर E नॉट इक्वल टू है बेटा NBA ओमेगा ओमेगा, और यही पी के वैल्यू है, कौन सा वैल्यू है, पी के वैल्यू है, मतलब मैक्सिमम जो वैल्यू ऑब्टेन हो सकता है वो NBA ओमेगा के बराबर है। इक्वल टू हो गया E नॉट साइन ओमेगा इंटू टी, ठीक। अब करंट अगर निकालना है तो I बराबर E/R होता है, ठीक है। तो लिखेंगे, बोले सो करंट I बराबर होगा E/R और E की वैल्यू है कितना, अभी हम ऐसे लिखेंगे NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी अपॉन R, और यही बराबर है E नॉट साइन ओमेगा टी बाई कितना R के बराबर। तो इतना हमारा वहाँ से क्या डेवलप होगा, आपका करंट की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। R हो गया रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, R क्या लेंगे यहाँ पे, वेयर R रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, जो रेजिस्टेंस अप्लाई किया जा रहा है जिसमें हमें करंट मिल रहा है। हो गया, तो ये हो गया बेटा हमारा क्या AC जनरेटर, ठीक है। बाकी इसमें हो ही गया है। और तो कुछ बचा नहीं था जी सर, चैप्टर चलिए, तो ये यूनिट आपकी हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और के बाद अल्टरनेटिव करंट। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला यूनिट क्या, अल्टरनेटिव AC सर जी, अल्टरनेटिव करंट के बाद वो वाला 3 चैप्टर नंबर लीजिएगा 12 वाला, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके बाद लाइट स्टार्ट कर दीजिएगा, परावर्तन वाला। अब देखो इधर अभी AC खत्म हो जा रहा है, उसके बाद वेव पे जैसे फर्स्ट में भी 14 ठीक, हाँ, और यहाँ भी है, तो वेव को एक ही बार पढ़ाएं, दोनों को कोरिलेट कर दें, वही कह रहे हैं। उससे क्या होगा, आसान हो जाएगा कि समझेंगे, दूसरे में यूज हो जाएगा। इसीलिए वहाँ पे उस वेव को छोड़ के वहाँ रखे थे कि वेव में डिस्कस करेंगे तो एक ही बार करेंगे, दोनों एक ही साथ, और लास्ट में पढ़ाएंगे क्या रहता है, थोड़ा ताज़ा था क्योंकि वो भूलने वाली चीज़ है, तो थोड़ा सा ताज़ा रहता है तो फिर वहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, मतलब आप लोग कर लेंगे, ठीक सर। वो उसके पढ़ेंगे ना, उसको रिलेट करके लास्ट में बता देंगे, और उससे स्पेसिफिक है जहाँ से क्वेश्चन पुट अप होता है वो बता दिया जाता है, उतना ही आता है, उससे ज़्यादा आता भी नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़े, लेकिन वो 11 सुनाई पड़ते हैं।
3-4 दोनों साथ में कोलेट करके बता दिया जाएगा और वहाँ से स्पेसिफिक है। जैसे कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से डिजाइन किए जाते हैं क्वेश्चन, और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से वो क्वेश्चन जो बनते हैं वो फिक्स है, वही बनते हैं। तो जो वही बनते हैं तो उन्हें डिफरेंट है, उसे ऐसे टाइम पे पढ़िए कि जब एकदम फ्रेश रहे, सीधे जाके वहाँ पे गोला भराइए। इसमें सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ज़्यादा रंग पूछ लगा किसकी वेवलेंथ ज़्यादा किसकी कम है, ये सब वो सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएगा। जी सर। चलिए, तो ये केस हो गया बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। कल आपको स्टार्ट करेंगे AC, थोड़ा सा एक बार AC के बारे में ABCD बताया भी था, AC DC, ठीक है। एक बार पढ़ के आइएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन कर डालिएगा। यस सर। इससे क्वेश्चन आप कर डालिए और जो AC का है उसको एक बार पूरा थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पढ़ के आइएगा तो जिससे कोई दिक्कत ना हो आगे समझने में, ठीक है। और AC मतलब इधर जाते इंटरेस्टिंग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आप सर पढ़ाओ, हाँ, ये जो आप पढ़ाने जाएंगे अल्टरनेटिव करंट के बाद जो आएगा कक्षा 11 वो वाला हमको नहीं आता, पढ़ लीजिएगा, सब आ जाएगा, ठीक है। बस एक काम करके आया करिए, जो चीज़ आपको कम आती है तो घर से एक बार पढ़ के आया करिए, ठीक है। और घर पे जाके फिर पढ़ा दिया जाए तो क्वेश्चन कर लिया करिए। इतना ही आपका, देखो सिलेक्शन के लिए इतना ही, एक कह लो क्या, जैसे कहते हैं मूल मंत्र, एक मार्क आप जब कोई टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी है, मैथ जो भी है, ठीक, जो टॉपिक पढ़ना हो, जो पढ़ाया जाना हो, उसको घर से एक बार पढ़ के आइए, जरूर पढ़ के आइए, ठीक। पढ़ के आने से देखो 2 बेनिफिट आपके होते हैं। एक, हमें क्या चीज़ नहीं आती है क्लियर हो जाएगा, और क्या आती है, ठीक। तो ये चीज़ आपको पता रहेगी, हाँ इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना, ये चीज़ हमें नहीं समझ में आता है, ठीक, यह हमें समझ में पहले से नहीं आया हुआ है। अब जब वो टॉपिक जो भी सर पढ़ा रहे हैं आपको वो पढ़ाएंगे, अगर उस पढ़ाते समय आपको डायरेक्ट समझ में आ गया तो पुटअप करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे समझा दिया अगर क्या होता है, कैसे होता है, सब और ट्रांसफार्मर हम लोगों ने पढ़ा, सॉरी आज हम लोगों ने जनरेटर पढ़ा, तो हमने जनरेटर आपको समझाया गया, अब कौन क्या किसका क्या रोल है हमने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब अगर आप समझ गए तो सो बेटा, नहीं आया तो उसी समय आप पूछ लीजिए, उसी समय क्या करिए, पूछ लीजिए। लेकिन ये तभी कर पाएंगे जब आप पहले जानते रहेंगे ना हमें कहाँ नहीं आता है, ठीक। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पढ़ के आना पड़ेगा, फिर दोबारा पढ़ लिया आपने, घर जाके जितना पढ़ाया गया है, ठीक है, उसके पे क्या क्वेश्चन कर डालिए। किताबें इतनी अच्छी आपके मार्केट में अवेलेबल है कि हर डिस्टिंग्विश करके क्वेश्चन दिए गए हर टॉपिक पे, ठीक है। क्वेश्चन आप लगा लीजिए और वो चीज़ें कितना तो हो गया सेम डे वाला, बाकी पीछे भैया जो पढ़ते आए हैं उसको रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चन लगाइए। जो इतना कर लेता है उसके सिलेक्शन के लिए 1 साल भी इनफ है, और अगर नहीं करता है तो जब तक नहीं करता है तब तक वो कितने साल लगते हैं कोई गारंटी नहीं, ठीक। अब वो उतना मेंटेन आप कब करना शुरू करेंगे ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। जिस टाइम पे आप इतना मेंटेन कर लेते हैं उसी टाइम पे आपका सिलेक्शन की तरफ बढ़ने लगते हैं, ठीक। अब उतना करना, लेकिन अब इतना करना भी बहुत ईजी नहीं है कि 1 घंटा, जैसे कोई आपको कहते हैं हमको 1 घंटा पढ़े तो हमारा सिलेक्शन हो गया, नथिंग, पॉसिबल ही नहीं है बेटा, ठीक है। उतना मेंटेन करने के लिए कम से कम बहुत स्पीड से आप करेंगे तब भी 5-6 घंटा आपको रेगुलर पढ़ना पड़ता है। खुद की बात हो रही है, क्लास की नहीं, ठीक है। कहते क्लास में पढ़ के आए हैं उसको भी जोड़ लो, क्या 2-3 घंटा पढ़ लिया हो गया, ठीक। ये सेल्फ स्टडी की बात है, तब उतना चीज़ें मेंटेन हो पाती है। और जब स्पीडली आप करेंगे, मतलब बहुत ऐसा सो के नहीं, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, ठीक, तब जाके आपका मैनेज होता, नहीं तो फिर उतना मैनेज करने के आपको 7-8 घंटे देने पड़ते हैं। अगर आप स्लोली करेंगे तो उसी मैनेज करने के लिए जो 5-6 घंटे में आप 4-5 घंटे कर लेते हैं वो फिर 7-8 घंटे आपको देने पड़ते हैं, ठीक है। और जो देता है वो हो जाता है, ये सर्टेन है बेटा। टाइम लग सकता है, टाइम क्योंकि कंपटीशन है, ठीक। हम उस 3 घंटे में अपने आप को कितना कंजस्ट करके आउटपुट दे देते हैं वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन वो देगा वही जो पढ़ा है। बिना पढ़े ऐसा कोई जादू नहीं आता कि आप सिक्का उछाल के और हेड टेल करके और मार देंगे, हाँ ऐसा कुछ नहीं होता, दुनिया वही करते पढ़ते नहीं। सर लेकिन फॉर्म भरना शुरू नहीं होगा तो बता देंगे, अभी आने वाला है, देखिए कब आ जाता है। आप लोग भी अपडेट देखते रहिए क्योंकि हम लोग को टाइम कम मिलता है अपडेट देखने के लिए आप लोग के पास, ठीक है। लेकिन आप लोग उतने अपडेट देखिए जितनी ज़रूरत है, फालतू का मत देखिए, ठीक है, क्योंकि बहुत हार्मफुल चीज़ें हैं, ठीक। हम खोलते हैं कुछ और देखने पहुँच जाते हैं कुछ और देखते हैं, तो पता लगता है कि घंटे कब चले गए पता नहीं चलता है। चलिए बेटा आप